वेलकम टू डेयर टू ड्रीम क्लासेस। डेयर टू ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट। कल हमने सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग बात करी थी। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, शपथ और उनके कार्य क्या होते हैं। कल हमने उसके संबंध में बात करी। उसी चरण में आज हम लोग आगे बात करेंगे और वो है उच्च न्यायालय। तो आज हम लोग उच्च न्यायालय के संबंध में बात करने वाले हैं कि उच्च न्यायालय का की स्थापना, न्यायाधीशों की संख्या और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो कहा गया है संविधान में कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अनुच्छेद 214 में ये बात कही गई है। ठीक है, फिर यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 231 में ये बात कही गई है। ठीक है, कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या। कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ठीक है, इस समय वर्तमान में कुछ उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। आइए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यहां पर न्यायाधीशों की संख्या सीमित नहीं होती, लिमिटेड नहीं होते, बल्कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिक है तो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है। ठीक है, तो अलग अलग उच्च न्यायालयों में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले चरण में। अगला चरण क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से
राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। मतलब कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बिना दो लोगों से सलाह लिए नहीं कर सकता। और वो दो लोग कौन है? तो वो दो लोग हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और जिस राज्य में उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है उसके राज्यपाल से परामर्श उसको करना पड़ेगा, तो ही वो नियुक्त कर सकता है, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है बॉस कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल, ठीक है, कौन? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा उसको राज्यपाल, ये दोनों एक दूसरे को लेते देते हैं बॉस। राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है और ये राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2.50 लाख मिलता है। मतलब 2.5 लाख रुपया वेतन मिलता है आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है बॉस। मतलब एक बार नियुक्त हो गए तो 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे आपके मुख्य न्यायाधीश साहब। 65 वर्ष अभी प्रस्तावित है कि भाई 65 वर्ष किया जाए इनके जजों की आयु, अभी प्रस्तावित है, संसद ने उस पर अपनी अनुमति नहीं दी है। हो सकता है आने वाले भविष्य में ये 62 से बढ़ के 65 साल हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 साल ही है। ठीक है, आइए, ये हो गई बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इनको भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो ये युग युगांतर तक चिलम चिली करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किससे किससे करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से
परामर्श करके करता है, परामर्श करके करता है। अर्थात राष्ट्रपति बिना इन 3 लोगों के सलाह के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। ये कंफर्म है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यता का निर्धारण किया गया है, ठीक है, कि अहर्ताएं या आप योग्यता कह सकते हैं, क्या होनी चाहिए जिससे आप उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश बन सकें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बॉस कि आप युगांडा के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। युगांडा के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई युगांडा के नागरिक बन गए आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि एक या एक से अधिक राज्यों में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो, ठीक है, एक पॉइंट। या एक से अधीनस्थ न्यायालयों में एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हो, ठीक है। तो आप योग्य माने जाएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वेतन 2.25 लाख रुपए मिलता है मासिक, ठीक है। उसके बाद अन्य न्यायाधीशों को भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। ठीक है, जब भी उसको लगा तो वो उसमें वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है या करता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी स्थिति में संसद न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, ठीक है, उसके बाद उनके अधिकारों में कमी नहीं कर सकता है, वृद्धि कर सकता है बट कमी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करता है। क्लियर? तो ये रहे बॉस इनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आइए हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ उच्च न्यायालय। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा है, आप देखेंगे इसको भी अभिलेख न्यायालय कहा गया है, उच्च न्यायालय को भी, इसको भी अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। और चौथा है बॉस, वो है प्रशासनिक अधिकार। ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकार आपके उच्च न्यायालय को दिए गए हैं। ये है बॉस 4 क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के, जो हमें आपके सामने रखा। अब आइए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं कि ये क्षेत्राधिकार क्या है। तो पहला है बॉस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि दो राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में, अगर दो राज्यों के बीच विवाद है तो वो विवाद आप सीधे हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। दूसरा है बी, आप देखेंगे कि पेटेंट, कंपनी कानून, तलाक, ठीक है, इत्यादि से संबंधित मुद्दे भी आप सीधे हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो। ठीक है, तो ये 2 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं आपके हाई कोर्ट के। अब हम बात करते हैं दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार
में आप देखेंगे सबसे पहला कि दीवानी एवं फौजदारी, ठीक है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित, ठीक है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए, न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मान लो निर्णय दिया गया दीवानी और फौजदारी से संबंधित, तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, आपको अधिकार है, ठीक है। दूसरा है बॉस, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और उस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर सीधे हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। ये है आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार। फिर है बॉस तीसरा, अभिलेख न्यायालय। तो मैंने कल आपको सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी थी और बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी मुकदमे किसी मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर या किसी मुकदमे पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उच्च द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी केस में किसी उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया तो प्रमाणिक माना जाएगा। अगर मान लीजिए सिमिलर कोई केस आया और उसका नेचर कुछ इसी तरह से है, तो सीधे हाई कोर्ट में जो पहले डिसीजन दिया गया है उसी डिसीजन के आधार पर वो दूसरा डिसीजन दे सकता है, मतलब सेम डिसीजन दे सकता है, वो वैलिड होगा, उसको मानना पड़ेगा। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, और अगर कोई सेम नेचर का केस आता है तो उस पर निर्णय दिया जा सकता है। ये अभिलेख न्यायालय की कैटेगरी में आता है। फिर चौथा है बॉस, वो बोलते हैं उसको हम प्रशासनिक अधिकार, ठीक है। अब ये प्रशासनिक अधिकार क्या है जी? तो प्रशासनिक अधिकार का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते के बाद अवकाश से संबंधित निर्णय, स्वयं लेता है, ठीक है। किसी और का इसमें रोल नहीं होता है, खुद अपॉइंटमेंट करेगा, खुद आप देखेंगे उनके छुट्टियां, वेतन, भत्ते और उससे रिलेटेड डिसीजंस लेता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों
से संबंधित दिशा निर्देश भी देता है। ये है बॉस आपके प्रशासनिक अधिकार। ठीक है, अब आइए ये सारे पॉइंट्स एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के संबंध में। और उच्च न्यायालय में मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक राज्य का, जैसे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा वैसे ही सभी राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी होगा। तो कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में ये उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में अनुच्छेद 231 में मेंशन किया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो यहाँ पर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों की राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। अब उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा बाकी अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सीमित नहीं है, कई न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में या आप कहें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, तो कहीं पर कम है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा जिसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिसके नाम की रिकमेंडेशन अर्थात सिफारिश करेगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है, बिना परामर्श के नियुक्ति नहीं कर पाएगा। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है जी? तो राज्य में सबसे हायर अथॉरिटी कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2.5 लाख रुपए मिलता है। कितना? 2.5 लाख रुपए। पहले ये आप देखेंगे 1.25 लाख था, अब 2.5 लाख रुपए, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 62 साल का होता है। 65 साल अभी आयु प्रस्तावित है, संसद ने अभी इस पर कोई संशोधन नहीं किया है, इसलिए उम्र 62 साल ही है। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा, मतलब मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, सभी न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया हटाने की विधि है। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। मतलब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति 3 लोगों से सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, हाई कोर्ट के चीफ जज और उस जिस राज्य में अपॉइंट किया जा रहा है उस राज्य के गवर्नर से अनुमति लेगा, मतलब परामर्श करेगा, तो ही आप नियुक्ति कर सकता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कुछ अर्हताएं कि आप अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एक या एक से अधिक राज्यों में 10 वर्ष तक न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ये, या एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो तो भी चलेगा। तो या तो ये या ये, फिर इसके आधार पर आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। तो अभी तो आप देखेंगे इतना ईजीएस्ट है कि जितने जज होते हैं हाई कोर्ट के वो सब अपने बेटों को कहीं से भी LLB पढ़वा के और सीधे उनको जज बनवा देते हैं इसी 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल साहब इनको भी शपथ दिलाते हैं। अन्य न्यायाधीशों को सैलरी 2.25 लाख रुपए इनको वेतन मिलता है। अन्य न्यायाधीशों को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है अगर ये कदाचार में लिप्त पाए गए तो। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, कमी नहीं कर सकता। क्लियर? उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों को का स्थानांतरण कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। इसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन उसको परामर्श सलाह लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद किसी भी स्थिति में संसद न्यायाधीशों के वेतन भत्ते या इनके अधिकारों में कमी नहीं कर सकता, वृद्धि कर सकता है लेकिन कमी नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में उल्लेखित है। क्लियर। आइए उसके बाद अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के। तो उच्च न्यायालय के 4 क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय, अभिलेख न्यायालय और प्रशासनिक अधिकार। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इनके अधिकार में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो पहला है बॉस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मान लीजिए किसी 2 राज्य के बीच अगर कोई विवाद है किसी भी मुद्दे पर, आप देखेंगे जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, संसाधनों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या संविधान के किसी अपने अधिकार से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो उस कंडीशन में 2 राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए आप किसी भी संबंधित उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जो पहले अपील करेगा उसमें। ठीक है। अगर 2 से अधिक विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पहली बात। दूसरा, पेटेंट, कंपनी कानून, तलाक इत्यादि से संबंधित अगर मुद्दे हैं, ठीक है, तो वो भी आप सीधे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो ये 2 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपके हाई कोर्ट के दिए गए हैं। दूसरा है बॉस अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और फौजदारी। तो मैंने आपको बताया था दीवानी का मतलब जमीन और पैसे से जुड़े हुए विवाद, और फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, उससे संबंधित विवाद। इनसे जुड़े हुए अगर कोई विवाद है और मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालयों में कोई डिसीजन दिया गया लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि और अभी न्याय की गुंजाइश है, आप सीधे हाई कोर्ट में उनके उनके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और उस पर हाई कोर्ट डिसीजन ले सकता है। या आपको लगता है कि नहीं इन मामलों में सीधे हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं दीवानी और फौजदारी में के बड़े मामलों में। ठीक है। उसके बाद अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 226 के तहत सीधे आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार। फिर अभिलेख न्यायालय। तो मैंने कल आपको बताया था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन, निर्णय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, वैसे ही उच्च न्यायालय का भी कोई निर्णय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है। अर्थात अगर किसी मुकदमे में किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो वो निर्णय प्रमाणिक माना जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी अधीनस्थ न्यायालय में या किसी दूसरे हाई कोर्ट में सेम केस आया उसी नेचर का, तो इस निर्णय को आधार मान के अन्य उच्च न्यायालय आप देखेंगे सेम डिसीजन दे सकते हैं, उसको प्रमाणिक माना जाएगा। तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी उच्च न्यायालय को भी अधीनस्थ अभिलेख न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है और इसके डिसीजन को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रशासनिक अधिकार। तो प्रशासनिक अधिकार में भी आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के कई सारे आते रहते हैं, क्लर्क का, ड्राइवर का, पियोन का, बहुत सारे नौकरियां होती हैं हाई कोर्ट में। तो इनके लिए वो बाहर से कोई एजेंसी हायर नहीं करते जिससे वो अपॉइंटमेंट करे। हाई कोर्ट खुद अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित एग्जाम कंडक्ट करता है, नोटिफिकेशन निकालता है, उनकी सैलरी, वेतन, भत्ते, छुट्टियां, इन सब का निर्धारण स्वयं उच्च न्यायालय करता है। इसका अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय या जो आप देखेंगे तहसील स्तर पर न्यायालय है, उनसे संबंधित दिशा निर्देश भी उच्च न्यायालय जारी करता रहता है। तो ये है आपके उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। तो ये रहे बॉस उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, एकदम बेसिक फैक्ट्स जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इससे अलग बिल्कुल नहीं जाना है। इतना अगर आपने कर लिया और क्वेश्चंस कर लिए तो आई होप 100% आपका काम हो जाएगा। आर्टिकल की एक सीरीज मैंने बनाई है, अलग से अपन आर्टिकल पे बात करेंगे। ठीक है। आज के लिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं।
अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, धन्यवाद।